ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ये हमारा आज का डिस्कशन है। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताया था आपको, ये इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट है और सबसे कहते हैं ना कंफ्यूजिंग पार्ट है। जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता है, बट हम कोशिश करेंगे इसको आसानी से समझने की। बहुत अलग तरीके से मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा आपको, ठीक है। एकदम पेशेंस रखना, क्लास एंड तक हो सकता है टाइम लग जाए, इसमें लगेगा ही लगेगा, जल्दबाजी में लेके नहीं जाना चाहूँगा मैं इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत पेचीदा है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, एंड तक समझ आ जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन बीच में एकदम से ये मत सोचना कि क्या हो रहा है, एकदम कैसे हो रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ना, थोड़ा सा। तभी ठीक है तुम्हारी चलो देखो बच्चा, तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अच्छा बच्चे अभी आ रहे हैं, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट टॉपिक को। सेकेंड टॉपिक होगा बच्चा हमारा ग्राफ। थर्ड टॉपिक होगा हमारा लास्ट टॉपिक्स हैम्सबर्गर फिनोमिना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में हम बात O2, देन वी गोना टॉक अबाउट CO2, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी मानना चाहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा सबसे पहले टॉपिक को। देखिए इसको समझाने से पहले मेरे को एक बार और आपको जो है एक बार और वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझाना पड़ेगा। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको एल्वेलाई कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे मैंने आपको आपका हार्ट कंसीडर कर लिया है, ये आपका हार्ट कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आपके टिश्यू को कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ध्यान से सीखेंगे, ये आपका टिश्यू है, एल्वेलाई मतलब लंग्स, हार्ट, और ये आपका टिश्यू, ठीक। आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड आता है, वो कहाँ से आता है, लंग से, देन फिर हार्ट से मूव होकर कहाँ जाता है, वो टिश्यू में, फिर टिश्यू से मूव होकर जाता है वो हार्ट में, एंड अगेन हार्ट से कहाँ मूव होकर जाता है, लंग्स में, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा राइट एट्रियम क्या लेफ्ट एट्रियम में, बहुत बार हमने देख लिया है, ठीक है। हाँ बस ये जान लेते हैं, इनके नाम को जान लेते हैं। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्ट वेन। ये क्या है बच्चा, पल्मोनरी वेन, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो जानना पड़ेगा आपको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये टर्म्स आएंगे अभी आपके। अच्छा ये बताओ क्या है, हाँ सिस्टेमिक क्या है, आर्टरी है, हाँ ये आर्टरी है। इसका एक और नाम होता है अओर्टा, वो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, है ना। इसका नाम बताइए, ये आपका सिस्टेमिक, हाँ ये वेन है, ठीक है, आपका सिस्टेमिक वेन है। और ये वाला कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग सब इन चीजों को जानते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो होता क्या बच्चा, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये भी आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि हमारे पास जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये हमारा ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से CO2 और साथ में H2O, और फिर बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। ये सब भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चा यहाँ से पैरेलल ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 से। देखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने ये साल लास्ट टाइम बताया था आपको ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कितना % कहां से कहां होता है, बताओ बताओ बताओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कितने % कहां कहां से की जाते हैं, अरे RBC में कितने % है, कहां से, तो इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों है बच्चा, ये तो बताया है ना पहले भी। हाँ RBC में 97% और 3% प्लाज्मा में, वेरी गुड। और RBC में कौन से फॉर्म में, कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए ये लोग भी जानते हैं आप ये सारी बातें। उसके बाद अगली बात बता दूं मैं आपको, तो RBC डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसका अर्थ क्या है कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, और साथ साथ में और कौन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इससे जब क्या भरे हुए हैं उसके पास, हीमोग्लोबिन भरे हुए हैं, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसका संख्या मिलियंस में होता है, बहुत ज्यादा नंबर में होता है, ठीक है। हाँ अब हीमोग्लोबिन जो है बच्चा, वो 2 पार्ट से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। पहला पार्ट है हमारा हीम, दैट इज मेड अप ऑफ फेरस, या फिर आप कह सकते हो आयरन, है ना। और दूसरा हिस्सा है हमारे पास ग्लोब्यूलिन, जो कि क्या है हमारे पास, अमीनो एसिड। तो हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो हीमोग्लोबिन कौन से हिस्से से बाइंड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन से हिस्से से बाइंड होता है? ग्लोबुलिन वाले पार्ट से बाइंड होता है, ये यहां बाइंड होगा, और ऑक्सीजन जो होगा वो हीम वाले पार्ट से बाइंड होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना, ये फर्क है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कितने चेन होते हैं? 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा के और 2 बीटा के। ये सब बात ऑलरेडी हमने कर रखी थी। फिर यहां से हमने सिकल सेल एनीमिया का भी एक कंडीशन देखा था। 6 नंबर पोजीशन पे जो है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड को रिमूव करे कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है, और जिसके वजह से जो सिकल से कॉर्पसल शेप के जो हमारे आरबीसी हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। ये सारी बातें हो गई थी हमारी। चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट का। ये सारी बात बेसिक मैंने करा दी आपको रिवीजन। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। देखो बच्चा होता क्या है, सबसे पहले कहानी समझे। देखिए ट्रांसपोर्ट यहां पे 2 तरीके से होता है। 2 डिफरेंट सिचुएशन को लेकर हम लोग ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। एक तब जब हमारा बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन जिसको अपन एक और भाषा में जानते हैं रेस्ट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? रेस्ट। जैसे फिलहाल अभी आप लोग सब कौन से कंडीशन में हो? नॉर्मल और रेस्ट कंडीशन में। कोई बॉडी से वर्कआउट नहीं हो रहा, कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। और दूसरा कंडीशन होता है हैवी कंडीशन, या फिर आप कह सकते हो फोर्सफुल कंडीशन, या आप कह सकते हो स्ट्रेनस कंडीशन। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेनस कंडीशन। स्ट्रेनस, इस सब का मतलब एक ही है कि आपका बॉडी कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, किसी ना किसी एक्टिविटी में आपका बॉडी क्या है? लगातार इन्वॉल्व हो रखा है। तो ये 2 तरह के आपके सिचुएशंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे नॉर्मल। और ये देखो बेटा, मैं पहली बार बता के चल रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शायद आपको लेट समझ आए, बट पेशेंस रखना, समझ जरूर रहेगा। बहुत अच्छा चीज है ये समझना। देखो क्या होता है, हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है, पहली बात हम करेंगे नॉर्मल को लेके। तो पहले मैं आपको नॉर्मल समझाऊंगा। यहाँ पे इस हिस्से में पूरा मैं नॉर्मल समझाऊंगा, और इसमें मैं आपको हैवी वाला समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है, ये आपके पास आपका अपना बॉडी टिश्यू है, ठीक है। ये आपका अपना बॉडी टिश्यू है, ये आपका बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ग्लूकोज भरा हुआ रहता है, और वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 प्लस वाटर में और साथ साथ में एनर्जी में निकल चुका होता है। ये सब जानते हैं आप लोग। अब होता क्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, कोई आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एकदम बॉडी आपका नॉर्मल स्टेट में, कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस दौरान? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं है। अगर बॉडी को एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, तो बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो एनर्जी की अगर कम आवश्यकता है तो CO2 का टूटना भी कम चलेगा, मतलब CO2 का बनना कम चलेगा, और ग्लूकोज का टूटना कम होगा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि यहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ये बात समझते हैं आप लोग? पहले ये छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इस चीज को रिवर्सली समझाऊं वहां पे, तो मैं कहूंगा अगर कोई व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है तो उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, तो CO2 की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, तो ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा होगा, तो O2 की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली हर चीज क्या होने वाला है? ज्यादा। इससे पहले एक छोटा सा डेटा समझा दूं मैं आपको। डेटा क्या है एक बार देख ले। आप सब जानना चाहिए कि 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट 15 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 15 ग्राम। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml ब्लड, मतलब आप किसी इंसान के 100 ml ब्लड को निकालते हो, ये नॉर्मल कंडीशन में, इंसान एकदम नॉर्मल होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई इसके अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल इंसान के अंदर 100 ml ब्लड में उसके हीमोग्लोबिन की काउंट कितनी होती है? 15 ग्राम। 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। और एक और बात सुने, एक हीमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, एक सॉरी लिख दिया मैंने, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है बच्चा, वो जो है 1.34 ग्राम ऑफ किसके? ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, या फिर कह सकते हो कैरी कर सकता है, कैरी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर 1 ग्राम अब हीमोग्लोबिन निकालिएगा ना, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को झेल सकता है? 1.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ये बाइंड कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है। अब जरा एक बात बताओ, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 ml में कितने हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? क्या उसको मल्टीप्लाई कर दे हम, तो कितना निकल के आ गया? 20 ml। कितना निकल के आ गया? 20 ml ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। अच्छा, ये हम बात कितने कर रहे हैं? 100 ml में।
तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं कितने ml ऑफ ब्लड में? 100 ml ऑफ ब्लड में। ये वाली बात बस आपको लास्ट में याद करनी थी, बस यही याद करना था। फिर से समझाता हूं, देखो मैंने कहा आपके 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है 15 ग्राम। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को जो है कैरी करता है या बाइंड करता है। फिर उसी अगर 100 की बात करेंगे तो 100 में 15 है हमारे पास, तो 15 को अगर इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट निकल के चलाएगा, और वो कितना निकल के आएगा? 20। तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर क्या होता है? घूम रहा होता है और कैरी हो रहा होता है। आगे बात समझ में? 20 ml ऑफ ये कैरी हो रहा होता है। तो एक छोटा सा डेटा जो है वो आप यहां पे याद रखेंगे, ठीक है? ये टोटल है। अब वापस अपने बैक टॉपिक पे आते हैं। देखो, तो मैंने कहा यहां पे कि हमारे पास ये टिश्यू है, ब्लड बॉडी टिश्यू है। तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है मुझे, गड़बड़ है क्या? कुछ हुआ है? पक्का? चलो ठीक है, ओके। तो हुआ क्या बच्चा, अब हमारे पास इस बॉडी टिश्यू को, ये हमारे पास बॉडी टिश्यू है। अब टिश्यू को आवश्यकता किस चीज की है? टिश्यू को आवश्यकता है बच्चा ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। तो यहां हमारे पास आरबीसी है, ये मैंने ये जो व्हाइट कलर से बनाया हुआ है ये आरबीसी है। बाहर से ऑक्सीजन खूब सारे आए और इस आरबीसी के अंदर बैठे हीमोग्लोबिन से क्या हो गए? बाइंड हो गए। तो अब इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब इस आरबीसी में क्या बन गया बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब आरबीसी जो है ना, आरबीसी इज काइंड ऑफ, ये आप ऐसा समझ लो शिप है। ये क्या है? शिप है। शिप मतलब एक जहाज है। जहाज का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे चीजों को ट्रांसफर करते हैं, शिपमेंट करते हैं उसको, ठीक है? तो अब क्या है ना, शिप है, जहाज है जो कि ब्लड में मूव हो रहा है ना, ब्लड में चल रहा है आरबीसी। तो ये जो जहाज है, ये जहाज ऑक्सीजन को ऐसे कैरी नहीं करता, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कैरी करता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? ये कौन भेज रहा है उसको? ऊपर से लंग्स ऑक्सीजन को भेज रहा है, और ऑक्सीजन यहां से फटाफट हीमोग्लोबिन से क्या हो गया? कंबाइन हो गया। अब हीमोग्लोबिन उसको लेके चल रहा है, सीधे पहुंचा कहां? ब्लड टिश्यू के पास, बॉडी टिश्यू के पास पहुंच गया। अब पहुंचा क्यों? क्योंकि भाई इसको लगातार किस चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। वहां पहुंचने के बाद उसने पूछा बॉडी टिश्यू से कि भाई क्या तुझे ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है या थोड़ी आवश्यकता है? तो वो कहता है देख भाई, बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में है, बॉडी एकदम चिल अवस्था में है, कोई खास एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है, तो मुझे ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत मिनिमम कह सकते हो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसा इसने बोला। लेकिन ऑक्सीजन तभी हटेगा जब यहां से, इस दौरान से निकला हुआ रिएक्शन से CO2 बाहर जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन आया है दो काम के लिए, वो ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा और उसी दौरान जो है CO2 को उठा के वापस ले जाएगा कहां? लंग्स में। यार यही तो रिएक्शन होता है। तो शिप जो है, मान लेते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब शिप मूव करता है ना, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो चीजों का एक्सचेंज होता है। ये नहीं है कि इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया शिप गया है तो वहां सब खाली लौट के आ जाएगा ना। अब अगर इंडिया का कोई जो है सामान लोड करके आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सामान होगा, गुड्स होंगे, जो कैरियर होंगे, वो आपके लौट के इंडिया में भेज दिए जाएंगे। ये चीज चलती है। तो ये जो शिप है, ये अकेला भी ऑक्सीजन को लाद के ले जा रहा है, ऑक्सीजन को इसने लोड कर रखा है और लोड करके ले गया टिश्यू के पास। जब टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन पहुंचा, तो यहां देखो कहानी क्या होती है, कहानी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या होता है बच्चा, नॉर्मल कंडीशन में 4 ml ऑफ CO2, किसमें? 100 में, 100 ml में से 4 ml, ये कब है? जब नॉर्मल है, मतलब बॉडी को खास आवश्यकता नहीं है। तो 4 ml ऑफ CO2 जो है इस हीमोग्लोबिन को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है? कहा जाएगा हीमोग्लोबिन इस 4 ml ऑफ CO2 जो है अपने पास रखो। तो ये हीमोग्लोबिन बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हारे CO2 को ले रहा हूं, लेकिन तुम मेरे ऑक्सीजन को रखो ताकि हमारा फिर एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए। तो ये सिर्फ 25%, क्योंकि यहां पे कोई मेहनत का काम नहीं हो रहा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसने कहा कि तुम मेरे सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही रखना। कितना रखना? 25%। 25% का मतलब कितना हुआ? 20 ml तो नॉर्मली होता है, तो 20 ml का 25% कितना हो गया बच्चा? 5 ml। बस अब ये छोटी सी बात यही याद रखनी थी आपको। मतलब ये कह रहा है कि मैं अपना 5 ml ऑक्सीजन तुम्हें दे रहा हूं, कितने में? 100 में से। तो तुम मुझे अपना 4 ml CO2 दे दो, कितने में से? 100 में से। तो जैसे ही मैंने ये दिया, तो ये कहां पहुंच गए? सारे टिश्यू में। और टिश्यू वाले CO2 कहां पहुंच गए आपके? सीधे वापस हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो गए। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इन दोनों के कनेक्शन का नाम अलग अलग था। अब बताओ मुझे इसके कनेक्शन का नाम क्या था? क्या ये मेरे पास सिस्टमिक, देखो ना बेटा, आप देखो, हार्ट से जो आया हुआ ब्लड होता है, क्या वो सिस्टमिक आर्टरी होता है?
जो कि टिश्यू तक आता है। क्या ये कहानी मैं यही का इसी चीज का बता रहा था? और CO2 ने जो वापस किया होगा उसने इस वाले कनेक्शन से वापस किया होगा। तो क्या ये कनेक्शन सिस्टमिक वेन है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये कहानी जो चल रही थी आपकी, ये कहानी जो चल रही है, ये वाली कौन सी है? ये आपकी सिस्टमिक आर्टरी है। अरे हाँ या ना बोलो बच्चा। और ये जो कहानी हुई है ये कौन सी है? सिस्टमिक वेन की है। मतलब 4 ml ऑफ CO2 जो अनलोड हो रहा है वो किधर हो रहा है? सिस्टमिक वेन में। और बाकी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो लोड हो रहा है वो किस में हो रहा है? सिस्टमिक आर्टरी में। और इसी तरीके से यहां पे ऑक्सीजन इसको मिल गया और इसका CO2 यहां से रिलीज आउट हो जाता है। ये तब होता है बेटा जब बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? एकदम नॉर्मल रिएक्शन है, कोई खास एफर्ट नहीं है, तब की ये बात थी। आया था ना इस पे क्वेश्चन? क्या था इसमें? 4 ml CO2। हाँ भाई, इसमें रिसेंट एग्जाम आया हुआ है, बस ये डेटा याद रखना है आपको। और इस डेटा को याद करने के लिए बेटा आपको ये वाला जो पार्ट समझा है ना, ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये याद रखो भैया 20 ml। अच्छा, अगर क्वेश्चन मैं ये कर दूं कि मेरे पास टोटल 500 ml ब्लड है, क्या बोला मैंने? 500 ml ऑफ ब्लड। बताओ इसके अंदर टोटल ब्लड का O2 का कॉम्पोजिशन कितना ml होगा? तो 100 में कितना है? 20 है। तो 500 ml में कितना हो जाएगा? अरे बोलो, 100 ml हो जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 100 ml पे ही क्वेश्चन पूछे, थोड़ा मैथ से खेलेगा आपको। ठीक है ना? तो मैंने आपको ये 100 में 20 सिखाया है, तो 500 में 100, अगर 1000 दे दिया 200 हो जाएगा। अरे 200 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई यहां करो तो 10 से यहां भी करोगे ना। और अगर यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 लीटर हो जाएगा। बोलो, तो अगर क्वेश्चन बोले कि 1 लीटर ब्लड कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो 200 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अब अगर ये क्वेश्चन यहां बोले कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है, 1 लीटर ब्लड जो है कितना CO2 रिलीज करेगा? CO2 40 करेगा ना बच्चा। 10 से इसको किए तो 10 को इससे भी तो करोगे। नहीं समझे? नॉर्मल बॉडी कंडीशन में बताओ आपका O2 कितना टिश्यू में इंटर करेगा? तो 500, सॉरी 50 ml। कितना बचा? 50 ml। ये क्वेश्चन तब है जब आप उसे 1 लीटर पे सवाल पूछ दे। और जनरल सी बात है, आपको लीटर पे भी सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन है और ये मेंशन कर देगा नॉर्मल या फिर रेस्ट कंडीशन। तो आपको ये चीज दिमाग में लेके चलना है। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको? चलो, तो पहले ये समझ आ गया। एक काम करो, पहले इस वाले पार्ट को कॉपी करो, फिर मैं आपको स्टेनस वाला कंडीशन एक्सप्लेन करता हूं। पहले यहां से कॉपी करो आप, ये नहीं, यहां से। हाँ, पहले यहां से उसको कॉपी करो। मैं टाइम दूंगा आराम से कॉपी करने का। ठीक है, चलिए, समझ आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब ये कहानी स्टार्ट हुई थी, जब यहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, उस दौरान कितने ऑक्सीजन थे इस आरबीसी में? भाई नॉर्मल कंडीशन था, अभी तो एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ ना। मतलब आपने अपने देश से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आपने एक शिप भेजा है, तो इंडिया से जो शिप भेजा, अभी आपने 20 ml लाद के भेज दिया, क्योंकि आपके पास 100 ml की टोटल कैपेसिटी थी। आपने उसमें 20 ml ऑक्सीजन उसको लोड करा और भेज दिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने 4 ml उसमें CO2 लोड कर दिया। अच्छा, ये मैंने कहां से भेजा है? मैं लंग्स हूं और मैंने भेजा कहां है? बॉडी के टिश्यू में। तो ऑस्ट्रेलिया इज काइंड ऑफ टिश्यू और मैं क्या हूं? लंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या करा बच्चा? उसने क्या करा? उसने 4 ml CO2 दे दिया और कुछ हमारे O2 को रख लिए। और कितने O2 रख लिए उसने? 5 ml O2 रख लिए और 4 ml हमें CO2 दे दिया। तो अब जो शिप लौट के आ रही है वापस मेरे तरफ, उसमें क्या क्या लदा हुआ आ रहा होगा? बताओ मुझे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बिल्कुल, अब जो रिटर्न होके, मतलब ये तो गई, अब ये वापस भी तो आ रही होगी बच्चा। और वापस कहां से आ रही है यार? यही तो वेन से वापस आ रही है। तो वापस जब वेन से आ रही होगी, सिस्टमेटिक वेन से, नहीं समझे ना आप लोग? देखो जरा, यहां से तो ये टिश्यू में गई और टिश्यू से वापस आ रही है, वो कौन से रास्ते से आ रही है? सिस्टमिक वेन। तो सिस्टमिक वेन से बताओ बच्चा क्या क्या हो रहा होगा? तो ऑक्सीजन हमें 15 ml आता हुआ दिख रहा होगा और CO2 हमें जो है वो 4 ml आता हुआ दिख रहा होगा। टोटल कितने में? 100 में। कितने में? 100 ml में। किसमें? हमारे शिप में। कौन से पार्ट पे? आरबीसी पे। आरबीसी तो हमारा शिप है। नहीं, मेरी बात समझ गए? बे 20 ने था, 20 ml ना होता है। कहां पे 21? तो कहां बताएं? हम कहीं नहीं बताए हैं। 21 तो पॉसिबल ही नहीं है। कैलकुलेशन में भी देखो तो 20 है। अच्छा, परसेंटेज से 25 है ना, तो 20 का 25 कितना होता है? 5 ml हुआ। नहीं समझे? तो जब शिप गया तो 20 ml ऑक्सीजन को लादा हुआ था। मैं इसको एक चाहता हूं जो है ना, अलग स्लाइड में लिख देता हूं।
जब नॉर्मल था, अब तक आसानी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, जब नॉर्मल था तो जब आरबीसी गया, जब आरबीसी अप्रोच कर रहा था टिश्यू के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे पास O2 का अमाउंट कितना था, चलो आप बताओ सारे, 20 ml था। कितने में? 100 ml में। ओके, CO2 कितना था उस टाइम पे? 0 था। अरे अभी तो आरबीसी जा रहा है ना बेटा, अभी तो हमारे पास ये क्या है, ये HbO2 है ना, अभी CO2 तो कोई बात ही नहीं हुई थी हमारी, ठीक है। और ये कौन से रास्ते से गया है बच्चा, कौन से? सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू गया। उसके बाद जब ये कहानी रिवर्स हुई, मतलब अब कहानी ऐसी हुई कि टिश्यू जो है इसको रिटर्न कर रहा था, टिश्यू क्या किया, इसको रिटर्न किया। हाँ, तो 4 ml जो है टिश्यू जो है इसको रिटर्न किया वापस किसको, कि आरबीसी हेलो हमको जो रखना है रख लिया, अब तुमको जो ले जाना है ले जाओ। तो क्या किया टिश्यू ने, टिश्यू ने अब की बार कितना रिटर्न किया आरबीसी को? हाँ, O2 हो गया 4 ml, सॉरी O2 हो गया आपका 15 ml, हाँ, और आपका CO2 हो गया 4 ml हो गया। ये बात तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा यार हौच पौच जैसा हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात। 15 ml और ये 4 ml, और ये कौन से रास्ते से क्या होगा? सिस्टमेटिक वेन से। अब आया कि नहीं आया समझ? तो ये एक छोटी सी बात थी, यहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ एक बात बताओ, अब ये O2 और ये CO2, यहां तो सिर्फ Hb से कौन कनेक्ट था? O2, CO2 नहीं था, लेकिन यहां पे ये एक्चुअली क्या है, HbO2 है, और यहां पे ये HbCO2 हो चुका है। और HbO2 कितना है? 15 वाला वही ml, और ये कितना है? 4 ml। अरे यार अब समझ आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा बेसिक कर दिया तो अब तो तोड़ दिया पूरा। हाँ, 16 ग्राम कैलकुलेशन कर लो, 16 इंटू 1.34 कर लो, फिर ये थोड़ा बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, लेकिन ये नॉर्मल में इतना ही होता है, किसी किसी इंसान में बढ़ जाता है, किसी किसी में घट जाता है। हाँ, तो 12-16 एक रेशियो बताया ना, एक अराउंड डेटा बताया है। अगर आपको 16 करना है तो 1.34 से मल्टीप्लाई करो, आपका डेटा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो इसका 5% निकाल लेना, सॉरी 25% निकाल लेना। तो तुम करो मैथमेटिकली, हो सकता है एग्जाम ऐसा दे दे तुम्हें, चाहता हो कि तुम्हें क्वेश्चन गलती करवा दे, तो गलती हो सकता है यहाँ पर 18 ग्राम दे दे तुम्हें, तो तुम्हें यहीं से खेल सकता है ये खेल जो है तुम्हारी। अच्छा, हो सकता है तुम्हें ये ना छोड़ के ये बोले कि 1.34 ग्राम के 1.54 ग्राम होता है, तो तुम्हें ये कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें दे सकता है कंडीशन। गलती कराना चाहे एग्जामिनर तो वो कैसे भी तुमसे मैथमेटिकली गलती कर, उसको पता है ये नीट वाले हैं, इनका कैलकुलेशन से कोई रिश्ता नाता नहीं है, इन्हें मैथ छोड़ा था बायोलॉजी लेने के लिए। हाँ, और यहाँ पे देखो एक खतरनाक मैथ्स खेल जाएगा तुमसे। बाबू अभी आया नहीं आया समझ यार, बताओ सबको आ गया ना? नहीं आया तो पूछ लिया करो सब, ठीक है, इतना समय हम आपको दे देंगे कि आप हमसे पूछ लेना। चलो उसके बाद अगली बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास है भैया हैवी कंडीशन। अगर ये समझ आएगा तो हैवी तो बहुत सारी समझ में आ जाएगा। फिर से देखो बच्चा, अब की बार फिर से हमारे पास ये टिश्यू है, और कहानी है अब की बार हैवी कंडीशन की कहानी है, मतलब हमने हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हैवी कर दिया है तो आप मुझे ये बताना, क्या ग्लूकोज टूटेगा भैया? अगर ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, और एनर्जी भी बहुत भरपूर मात्रा में रिलीज होगा। अब इस सिचुएशन बताओ क्या होने वाला है? इस सिचुएशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत बढ़ जाएगी, CO2 बहुत निकलेगा, और एनर्जी भी भारी मात्रा में रिलीज होगा। क्या सब कुछ बढ़ गया? और वहां सब कुछ क्या था? देखो यहाँ पे सब कुछ क्या था? कम था, सब कुछ कम था, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा। अरे यार तुम तोड़ रहे हो ना, तो कॉमन सेंस यार, O2 भी ज्यादा, CO2 भी ज्यादा, और एनर्जी भी ज्यादा। तो अब की बार जो शिप आएगा ना, ऑस्ट्रेलिया वाला पहले ही फोन करके बोल देगा, पिछले बार हमको खास आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तुम्हारे 20 में से सिर्फ हम कितना रख लिए थे? 5, अब 15 वापस कर दिए थे, लेकिन अब की बार मुझे, हाँ अब की बार मुझे 15 चाहिए, और हम कितना वापस करेंगे? 5। तो और अब की बार दिक्कत वो भी है कि हम तुमको 15 ऑक्सीजन भी देंगे, और CO2 भी तो बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा हमको, काहे कि अगर ऑक्सीजन हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तुमसे, तो CO2 उतना ही ज्यादा टूटेगा, तो हम CO2 भी शिप में भर के बहुत ज्यादा देने वाले हैं। मतलब अब की बार जो शिप रिटर्न होके आएगा वो कुछ ज्यादा ही हैवी लोडेड होके आएगा। गया जाएगा तो खैर उतना ही मात्रा में इधर जितना इधर जाएगा, लेकिन लौट के अब की बार भारी मात्रा में आने वाला है। नहीं समझे मेरी बात? तो एक बात बताओ, फिर से वही कहानी, हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन जो है फटाफट आरबीसी के पास पहुंचा, आरबीसी के अंदर बैठा हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने सर पे बैठा लिया कि चल बेटा तुझे घुमा के लाता हूं, ठीक है। अभी बताओ ये कितना %, ये अभी कितना होता है इसके अंदर? अभी नॉर्मली 20 ml है, अब 20 ml है 100 में, लेकिन इसको जाते ही पता चला कि वो जैसे ही वहां पहुंचेगा, पहुंचते ही इसका 75% ऑक्सीजन यहां पे रख लिया जाएगा। कितना %? 75। तो भाई 20 ml का 75 कितना होता है? 15 ml होता है। तो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन कितने में से? 100 में से किसने रख लिया? टिश्यू ने रख लिया।
75 नहीं समझे मेरी बात। मतलब 75% क्या होगी, लोडिंग, वहां पे अनलोडिंग करा दी गई, वहां पे उतार दी गई ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे। और उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कहा कि ले भाई अब मेरा CO2 भी रख। तो CO2 कितना वापस कर दिया उसने, 14 ml ऑफ CO2 उसने जो है रिटर्न कर दिया। अब इसको याद भी करना बहुत आसान है। देखो यहां पे कितना था, 5 और यहां पे 4, तो 5 था इधर और 4 था उधर, उधर जाते एक एक लगा दो तो बन जाएगा 15, आई बन जाएगा 14। कितना आसान हो गया, 10 बढ़ गया। अच्छा फिर एक एक लगा दो ना ऐसे, 5 के आगे 1, 4 के आगे 1, तो 15 14। ये नॉर्मल और एब नॉर्मल नहीं आया समझ में। तो यहां से 14 ml CO2 जाएगा और यहां से 15 ml O2 एंटर करेगा। अरे ये चक्रव्यूह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बता दो कनेक्शन का नाम क्या है। इसका नाम आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी, और इसका नाम सिस्टमिक हो गया। समझ आ गया, परसेंटेज और खेल समझ आ गया, आसान था ये चीज। बस खत्म कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद समझाते हैं आपको हाल्डेन और बोहर का इफेक्ट। अच्छा तो यहां पे एक चीज और बता दो, लास्ट पॉइंट एक पूछ लेते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं आप जवाब दे दोगे मुझे। ऑस्ट्रेलिया में तुमने भेज दिया ट्रक, ऑस्ट्रेलिया वाले ने जितना रखना था रख लिया, जितना आपको लोड करना था लोड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने आपको ट्रक भेजा होगा, आई मीन वो जो भी शिप भेजा होगा, उस शिप में कितने कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन और कितने कंटेंट ऑफ CO2 होंगे, ये बताओ मुझे आप। हैवी वाले में बहुत मार खाएगा। हाँ हाँ 14, ऑक्सीजन कितना होगा 5 ml। अरे 5 ml ऑक्सीजन हमको भेजा गया होगा ना, हम पूछे वहां नहीं गया, वहां तो गया था 20, जिसमें से 15 रख लिया, अब 5 हमको रिटर्न कर लिया, बोलो। और CO2 भी कितना ला दिया 14, तो हमको ऑक्सीजन मिला 5 ml और CO2 मिला 14 ml। उस शिप से मुझे 14 ml CO2 मिला इंडिया में वापस और 5 ml ऑक्सीजन मिला। नहीं समझे? अरे नहीं गलत कहां था, ठीक था। हाँ नहीं हमको लगा कि तुम शायद जाने वाला बोल रहे हो जवाब में, नहीं आने वाला कितना हो जाएगा 14 और इधर कितना हो जाएगा 5। तो ये भी लास्ट में समरी हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा पार्ट जो था ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नया टॉपिक, दैट इज योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक का पहले मतलब समझिए आप लोग। देखो अभी मैंने समझाया था अभी जस्ट कि आपके पास लंग्स से बहुत सारे O2 आएंगे, वो RBC से मिलेंगे और RBC के हीमोग्लोबिन से उस अपने O2 को क्या कर देंगे, बाइंड करा देंगे। फिर वो RBC वाला, ये RBC है, फिर ये RBC वाला हीमोग्लोबिन ये पहुंचेगा टिश्यू के पास और टिश्यू के पास जाते ही बताओ क्या होगा। अरे टिश्यू के पास जाएगा तो क्या होगा, ये अपने O2 को यहां से तोड़ के टिश्यू को दे देगा और टिश्यू CO2 को किसको दे देगा, वापस RBC को दे देगा। अभी यही तो बात करी थी, एक नॉर्मल में और एक हेवी में। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले HB का O2 से अलग होना पड़ेगा। बोलो अगर HB O2 को छोड़ने को नहीं तैयार है तो क्या तुम दुनिया में किसी भी कीमत पर अपने CO2 को वापस कर सकते हो? नहीं। तो यहां पे कहानी ऐसी है कि HB जो है ना, हीमोग्लोबिन जो है चाहता किसको है, ऑक्सीजन को, लेकिन हीमोग्लोबिन को कौन चाहता है, CO2। ठीक है, टिश्यू चाहता है कि मेरा CO2 जो वो किससे बाइंड हो जाए, हीमोग्लोबिन से। ये पहले पुराने मूवी की कहानी जैसा है। जैसे हीमोग्लोबिन एक हीरो है, उसको जो है O2 नाम की लड़की बहुत पसंद है, लेकिन उस O2 का जो है O2 वो हीमोग्लोबिन को भी पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे जो CO2 बैठा है, टिश्यू की जो बेटी है, वो टिश्यू बहुत बड़ा गुंडा होता है, उसकी बेटी CO2 है। टिश्यू चाहता है कि मेरी बेटी से कौन बाइंड हो जाए, हीमोग्लोबिन। तो अपने बेटी को रिलेशन के बीच में भेज देता है इन लोग के। और जैसे होता है कहता कहीं नहीं है, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हो हमारे ब्लड में भी यही सब हावी जावी चलता है। लोग कहता है कि समाज में ही सब हो रहा है, समाज में कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा वहां हो रहा है, देखो ना। अब ये आया वही अन्ना, वो खतरनाक वाला गुंडा वाला अन्ना आया, मारो बेटी से, मारो बेटी कौन, CO2। अब तू O2 को छोड़ और CO2 को कंबाइन कर दे। और इस ताम झाम कहानी को पढ़ने वाले डायरेक्टर का नाम था बोहर।
किसका नाम था? नाम क्या था बेटा? बोहर। और इसीलिए बोहर ने इस कहानी का नाम क्या दे दिया, इस मूवी का नाम? बोहर का इफेक्ट। तो अब कोई पूछे आपसे एक नंबर का सवाल में नीट में कि बोहर इफेक्ट एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करता है, तो एचबी का O2 से अलग होना किसने एक्सप्लेन किया था? बोहर ने किया था। अब बोहर के ही सीक्वल को बनाया एक दूसरे डायरेक्टर ने, उनका नाम था हाल्डेन। हाल्डेन ने कहा कि वाह, ये बात तो तुमने बहुत सही कह दी कि चलो यहां पे एचबी जो है O2 से अलग हो गया, लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब फेफड़े में, जब लंग्स में CO2 जाता है तो उस टाइम पे CO2 एचबी को छोड़ देता है और O2 एचबी से जुड़ जाता है। नहीं समझे? यह कहानी कहां चल रहा है? टिश्यू में। तो टिश्यू को किसकी आवश्यकता है? O2 की। इसलिए एचबी को किसने छोड़ दिया? O2 ने। और CO2 ने किससे बाइंड हो गया? एचबी से। अब ये एचबी CO2 कहां पहुंचते हैं? लंग्स के पास। अब लंग्स क्या बोलता है कि ना CO2 तुम अकेले आओ, CO2 अकेले आओ, एचबी को छोड़ो आरबीसी में, और ये ऑक्सीजन अब तुम जाके किससे बाइंड हो जाओ? एचबी से। तो ये कहानी जस्ट रिवर्स हो जाती है। अब ये रिवर्स कहानी के डायरेक्टर कौन थे? हाल्डेन इफेक्ट। तो हाल्डेन क्या एक्सप्लेन करते हैं? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कंसेप्ट। और बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कंसेप्ट। मुझे लगता है ये तुम्हें बात समझ नहीं आई शायद। देखो ये वाली बात कहां होगी, कहां होगी पहले ये बताओ? जब टिश्यू के अंदर की बात होगी। किसके अंदर बेटा? टिश्यू में। तो टिश्यू में कहानी क्या देखने को मिलता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से जुदा हो जाता है, और उसी जुदाई के टाइम पे, उसी बेवफाई के टाइम पे मौका देखते कौन बाइंड हो जाता है? CO2। और ये चाहता कौन है? ये टिश्यू। टिश्यू चाहता कि ऐसा ही हो, ठीक है? तभी तो O2 किसके पास आ पाएगा? टिश्यू के पास आ पाएगा, और CO2 किसके फेरे में फंस जाएगा? हीमोग्लोबिन में, और चला जाएगा। लेकिन ये बात की कहानी किसने लिखी थी? बोहर ने। अब हाल्डेन कहता है कि रुको जरा, सबर करो, यहां कहानी कब तक चलाओगे तुम लोग? एलवलाई में तो कुछ और ही कहानी चलवा देंगे हम। क्या? तो हम ये चलवाएंगे कि एचबी जो कि CO2 के साथ खूब मजे कर रहा है, वो जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? बेटा छोड़ उसको, जल्दी हटो वहां से, और क्या ले लो? O2 ले लो, है? जल्दी हटो, छोड़ो उसको, ठीक है? और क्या लो? O2 लो, और CO2 हमको तो तक हम उसको निकाल के बाहर फेंक के आते हैं। बोलो, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, ठीक है? जल्दी हटो, और ऑक्सीजन इसको दे देगा। अरे कहानी समझ आया कि नहीं आया बेटा? इसलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या हो गया? बोलो ना। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हाँ, एसोसिएशन। एसोसिएशन कब? ये हो गया एसोसिएशन की बात करता है, ठीक है? एसोसिएशन कब? देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये दुनिया है, ये जिंदगी है, जो करोगे ना कर्म आपको रिटर्न आएगा। यहां पे देखो क्या हो रहा था, यहां पे छल किया गया था, O2 को अलग किया गया था बेटा, टिश्यू ने सारा काम किया था, लेकिन वही कर्मा थोड़ी देर के बाद देखो पलट गया, पूरा कहानी चेंज हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जिंदगी में कभी घमंड मत करना। और जिंदगी पता है ना आपका, हमेशा एक ही कर्व चलता है पूरे इंसान के जीवन में, और होता है सिग्मॉइड। कभी किसी इंसान के जीवन में जे शेप कर्व नहीं चल सकता। इंसान छोड़ दुनिया में कोई भी चीज, ये बात मैक्सवेल का कहा गया है। हमारे जीवन में हमेशा क्या चलता है? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का मतलब क्या होता है? आपकी कहानी चलेगी, आप कहीं बहुत पीक पर जाओगे जीवन में, और फिर जैसे ही पीक पे जाओगे आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप लाइफ में अपने क्या हो जाओगे? कांस्टेंट हो जाओगे। यही तो होता है सिग्मॉइड ग्राफ का कंसेप्ट। सिग्मॉइड यही तो कहता है बेटा कि आप एक बार खूब ऑक्सीजन बाइंड कर लोगे, और एक पल आएगा जब आपका वही ऑक्सीजन आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जीवन का चक्र है बेटा, इससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज आप किसी को धोखा दे रहे हो तो कल आपको भी बराबर मात्रा में, बल्कि रिटर्न डबल आपको धोखा मिलेगा। इसलिए किसी से छल मत करना, किसी से नहीं करना बेटा। हाँ, इससे पता चलता भगवान होते हैं हमारे रिएक्शन में हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे देवता बसे हुए हैं बेटा, ठीक है? प्यार मोहब्बत तो तुम दुनिया में दिखाते हो, हम बायोलॉजी वाले अगर मूवी बनाना स्टार्ट कर देना तो समझ नहीं आए लोगों को। समझ में आ जाएगा कहानियों अगर मूवी दिखाया जाएगा तो। हीमोग्लोबिन दौड़ता हुआ आ रहा है, O2 छोड़ रहा है उसको, है ना? एक मूवी आया ना, ओपेनहाइमर आया है, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत लोगों को। उसको वही लोग समझ सकता है जिसका मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा है या क्वांटम फिजिक्स अच्छा है, हाँ वही लोग समझ सकता है। लेकिन इंडियंस, हाँ नहीं कोई समझ पा रहा है उसको। जबकि हाँ क्रिस्टोफर नोलान की मूवी है, उसकी मूवी तो वैसे भी वही समझ सकते हैं जो साइंटिफिकली थोड़े से तेज तरार है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले तो कभी क्रिस्टोफर नोलान की मूवी समझ नहीं सकते, जैसे इंटरस्टेलर वगैरह भी है वो नहीं समझ सकते, ठीक है? चलो ये कहानी बेटा समझ आ गई, बस नोट डाल के ये छोटी सी बात लिखो, फिर हम आते हैं ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब आगे बात करते हैं बाबू। अब एक चीज बताना मुझे, अब एक चीज देखो, अच्छा ये समझ में आ गया, ये धोखाधड़ी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। अब कोई इंसान अगर आपसे बोले कि नहीं मैं तो धोखा दे ही नहीं सकता, या मैं तो धोखेबाज नहीं हूं, तो कहना तो इस बात पे ही धोखा हो गया तेरा,
क्योंकि जब तेरे खून में ही धोखा चल रहा है तो तू क्या सामने से शराफत रखेगा? तो कोई भी इंसान धरती पे शरीफ नहीं होता। इसका सबसे जीता जाता प्रमाण है हमारा बॉडी का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रिएक्शन। अब जिस इंसान के खून में धोखा है उसके नियत में तो वैसे ही धोखा भरा भरा रहेगा। तो आज से ये किसी कोई बात कहता है प्लीज बिलीव मत करना, ठीक है? अगर सामने से कोई कहती है कि नहीं जानू मैं तो धोखा नहीं दूंगी आपको, मैं तो जीवन भर रहूंगी, बोला सुन 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 जाके थोड़ा बोला ब्लड देख के आए एक बार अगर तेरे ब्लड में आरबीसी है, ठीक है, अगर तेरे पास टिश्यू है तो तू तो धोखेबाज क्या, तू तो महाधोखेबाज है। और तू मुझसे भी एक्सपेक्ट मत कर, मैं बराबर का टक्कर दूंगा तुझे धोखे में, इसलिए ये फैक्ट है। चलो ओके, बात करते आगे बेटा। आप देखिए ग्राफ क्या होगा बच्चा। देखो मैं ग्राफ बहुत ही प्यार समझाता हूं आपको। देखो एक छोटा सा सवाल यहां भी बन सकता है मे बी कि ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, अच्छा एक बार बताओ ये जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया था? बोहर के द्वारा। लेकिन बाद में इसके एंटागोनिस्ट कंसेप्ट किसने दे दिया? हाल्डन ने। तो कोई पूछिए ग्राफ पहला एक्सप्लेनेशन कहां था बाबू? बोहर। जैसे एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो मार्कोनिकॉव, एक रूल पढ़ते हो ना, तो मार्कोनिकॉव पहला रूल था और पहला कंसेप्ट था। हाँ, उसके बाद एक खरास नाम के साइंटिस्ट आए, उनका नाम था खरास, और उन्होंने उसके एंटागोनिस्ट कंसेप्ट दे दिया, इससे नाम पड़ा एंटी मार्कोनिकॉव। समझे? हालांकि ये उनके द्वारा नहीं दिया गया था, ये अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। सेम बात यहां होने वाली है। तो बताएं बच्चे, यहां पे क्या देखते हैं हम लोग? यहां पे देखते हैं O2 सैचुरेशन। ये जो वाई एक्सिस है यहां पे क्या है बच्चा? O2 का सैचुरेशन है यहां पे। अच्छा कोई बताएगा O2 सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अरे भैया HB से मिलना, हीमोग्लोबिन से आके मिलना ही तो सैचुरेशन कहलाता है, ठीक है? और यहां जो होता है भैया, यहां होगा पार्शियल प्रेशर, यहां होगा पार्शियल प्रेशर। अच्छा भैया पार्शियल प्रेशर क्यों यूज कर रहे हैं? अरे हेनरीज लॉ यार, जितना प्रेशर होगा उतना ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा। इसलिए तो ठंड जगहों पे आरबीसी ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा और ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो पाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है? तो ये बेटा पार्शियल प्रेशर हो गया और ये हो गया आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन का प्लॉट। क्लियर हो गया? अब ये ग्राफ कैसा होता है बाबू? बाबू ये ग्राफ जो होता है ना, ये थोड़ा सा इस शेप का होता है। अब इसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है? सिग्मॉइड, सिग्मॉइड ग्राफ, सिग्मॉइड ग्राफ, या इसको एक और नाम जानते हैं एस शेप ग्राफ, ठीक है? और बता देते हैं बेटा आपको, ये ग्राफ जो था ये थोड़ा सा ये मैक्सवेल ग्राफ का जस्ट कह सकते हो डेरिवेटिव है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उनका ग्राफ ऐसा था, उनका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा था, ऐसा, ठीक है? ये इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। तो ये ग्राफ जो होता है इंसान के जीवन, इंसान का हर व्यक्ति के जीवन में ये ग्राफ रहता है। ये ग्राफ हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। देखो ना कैसे, पहले आपकी कुछ बढ़नी है लाइफ में, कुछ चीजें बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक तरह से आपका फेज बहुत इंक्लाइन होगा, फिर एक फेज आएगा कि आप डिक्लाइन में चले जाओगे और बाद में क्या हो जाएगा जीवन में? कांस्टेंट हो जाओगे। दिस इज व्हाट द लाइफ इज, है ना? ये होता है सिग्मॉइड कंसेप्ट। हाँ कांस्टेंट में नीट का सिलेक्शन, ना सिलेक्शन की बात तो और ढाबी जाबी है। कांस्टेंट का मतलब है कि तुम अब डॉक्टर बन गए, इलाज कर रहे हो, महीना का अपना पैसा कमा रहे हो, वो कांस्टेंट है। चलिए अब यहां पे दो बातें होती है बाबू। पहली बात इस ग्राफ से अगर हटके देखो जरा मेरी बात, ये ग्राफ नॉर्मल था, अगर नॉर्मल से ये कौन सा साइड है बच्चा? राइट है। ये कौन सा है? राइट। अरे आप देखो ना यहां से, ये क्या है? राइट है। और ये क्या है बाबू? लेफ्ट है। बायां है और ये है दायां। तो राइट साइड को एक्सप्लेन किसने करा था? बोहर्स ने। किसने करा था बच्चा? बोहर्स ने। और राइट साइड को एक्सप्लेन किसने करा था? लेफ्ट साइड को हाल्डेन ने। इसलिए इसके इफेक्ट को हमने हाल्डेन बोला और इसके इफेक्ट को हमने बोहर बोल दिया। अब मुझे एक बात बताएंगे, छोटी सी बात है कि बोहर अगर बात कर रहे हैं तो HB को O2 से मिलाना चाहेंगे या हटाना चाहेंगे? अरे बोहर ने HB को O2 से मिलाया था या हटाया था? हटाया था। तो यहां पे बात किसकी होगी? O2 एंड HB की डिसोसिएशन की बात होगी, ठीक है? यहां डिसोसिएशन की बात होगी। तो एक बात बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताना बेटा, दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अगर आपने HB को O2 से अलग कर दिया, ये बात अच्छी है या बुरी है? यार ये बात अच्छी है कि बुरी है? वैसे सोचो प्रैक्टिकली, अच्छी है यार। O2 को आपने HB से अलग कर दिया, ये बात अच्छी है? कैसे कह दिया आपने अच्छी है? आपने HB को मतलब अपने RBC को O2 से अलग कर दिया भाई। तो अगर RBC को O2 से अलग कर रहे हो तो O2 फिर कभी टिश्यू तक तो जा ही नहीं पाएगा। तो जब अगर टिश्यू तक नहीं जा पाएगा तो कभी ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं और आपको जीवन में कभी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये फेवरेबल नहीं ना हुआ, ये तो अनफेवरेबल हुआ बाबू। नहीं समझे यार? O2 बना किस चीज के लिए अनामिका? HB से मिलने के लिए, और तुमने उसके मिलन को जो है तोड़ दिया। हाँ कौन सी बात? हाँ तो टिश्यू के पास भी तो O2 जाए ना।
अरे नहीं समझिए, ये बात कहां हो रही है, बिल्कुल टिश्यू पे हो रही है। तो टिश्यू पे ही तो ऑक्सीजन को जाना है, लेकिन वो एचपी से मिल ही नहीं रहा है। नहीं समझे? हाँ, मतलब लंग से निकलने टाइम पर ही नहीं मिल रहा है, तब नहीं जाएगा। तो टिश्यू को कभी उसकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अरे वो नाग नागिन मूवी में नहीं होता है, ये मान लेते हैं एचपी नाग है और ये नागिन है, तुमने उनको मिलने से रोक दिया, अब उसके बाद क्या होगा? तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। उसके बाद कोहराम होगा, फोटो खींचेगा आपका एकदम एचडी क्वालिटी में, एक एक करके प्रिंट निकलेगा फोटो का, और जितना जिसका प्रिंट आएगा उसका कुटाई बुकाई अलग से होगा। यही ना होता है नागिन मूवी में। तो ये एचबी, अच्छा तो बाबू ये अनफेवरेबल है, मतलब इसमें नागिन जो है, नागिन का बदला आने वाला है। ठीक है, अनफेवरेबल है, नागिन का बदला होगा। लेकिन यहां देखो हाल्डेन में क्या होगा। अब हाल्डेन तो भाई बड़ी अच्छे इंसान है, ये क्या करते हैं, ये एचबी को O2 से मिलने देते हैं कि भाई मिलो, तुम तो बिल्कुल मिलो। ठीक है, तुम मिलोगे तो ही तो अच्छी बात है। हमारे कृष्ण भगवान है, कहते हैं बिल्कुल मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात है जरूरी जिंदा रहने के लिए। क्या है भाई? तो ये एसोसिएशन की बात करेगा। क्या तिस है, बात सही है कि नहीं है? जिंदगी में एसोसिएशन से बढ़िया क्या हो सकता है? तब आपका एसोसिएशन आपके अगर एमबीबीएस कॉलेज से हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बेटा? हमेशा वही मत सोचो नेगेटिविटी, यार आपका एमबीबीएस कॉलेज भी हो सकता है। नलायको, तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अच्छा हम बोले हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये कैसा है? फेवरेबल है बाबू, ये फेवरेबल है। अच्छा अभी तक आप लोगों के साथ जीवन में क्या चल रहा है? अनफेवरेबल। अभी तक आपका एमबीबीएस कॉलेज से भेंट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक चला तो आपका भेंट बहुत जल्द हो जाएगा और आपका जीवन कैसा हो जाएगा बेटा? फेवरेबल टाइप हो जाएगा। अभी बात समझ आई नहीं है आपको? अच्छा अब हाँ, तो आप फिर क्या हो जाएंगे? हाल्डेन इफेक्ट को फॉलो कर लेंगे। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हैं फिलहाल? बोहर को। ठीक है, भगवान से मनाइए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि हे भगवान जीवन में क्या हो जाए, हाल्डेन इफेक्ट हमारा भी चालू हो जाए। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर आपका HbO2 से नहीं मिला, मतलब आपकी मुलाकात आपके एमबीबीएस कॉलेज से नहीं हो रही है, उसके बीच में क्या है? डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, यही सब तो है। आपकी इंकरेजमेंट की कमी, या प्रॉपर गाइडेंस की कमी, या प्रॉपर कंसिस्टेंसी की कमी, या कोई ना कोई कमी तो है। और वो कमी का नाम है CO2। क्या नाम है इसका? CO2। क्योंकि यहां पे CO2 इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जब भी O2 HB से मिलने जाता है, बीच में कौन घुस जाता है? CO2। और इसी के वजह से HbO2 से कभी मिल नहीं पाता है। मतलब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? ज्यादा है, और ज्यादा है इस सिचुएशन में, इसीलिए कभी O2 उससे मिल ही नहीं पाया। नहीं समझे? उड़ गया। और यहां क्या है? यहां O2 इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? कम है, और CO2 चूंकि कम है तो O2 ऑटोमेटिकली ज्यादा है और वो आसानी से मिल पा रहा है। मतलब ये आपके जीवन का मोबाइल फोन है जो आपको रोक के रखा है अभी तक सिलेक्शन से। आप बार बार इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में लग जाते हो और आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और आपकी कभी वो मुलाकात नहीं हो पाती, और जीवन में ड्रॉप लेते रह जाओगे, कभी वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन, फोन बंद करो। यहां तो बैटरी फोन दोनों चार्ज हो रहा है, फोन और कथी घड़ी उड़ी सब चार्ज कर रहा है। अच्छा अकाउंट नहीं है, अच्छा तो बना लो तब ना मजा आएगा। चलो ठीक है, बना के फॉलो करो एक दूसरे को तुम लोग। चलो हाँ, इसलिए ना एमबीबीएस कॉलेज डायरेक्ट ना, डॉक्टर अतिशय। चलो गुड, आई बात समझ में। अच्छा CO2 ज्यादा है तो यहाँ पे कम क्या है बाबू, बताओ जल्दी? O2 कम है। O2 क्या है यहाँ पे? ऑटोमेटिक सी बात है, O2 क्या है बच्चा? कम है। ठीक है, CO2 ज्यादा तो O2 क्या है? कम। अगर CO2 ज्यादा है तो बताओ CO2 हमेशा एसिडिक कंडीशन को प्रमोट करता है या डिमोट करता है? प्रमोट करता है। वो हमेशा ऑक्सीजन के एसिडिक कंडीशन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जब भी CO2 ज्यादा होगा तो वहां पे H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, हमेशा H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी एसिडिक हो जाएगा, और अगर बॉडी एसिडिक हो जाएगा तो pH कम या ज्यादा? pH डाउन। अरे बॉडी एसिडिक है तो pH तो कम ही होगा ना। अबे बताओ यार, 2 ज्यादा pH या 5 ज्यादा pH है? 2, क्योंकि नंबर कम pH में तो उतना ही एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा pH यहां पे कम। अब कोई बता दे टेम्परेचर क्या रोल होगा सर? अरे यार टेम्परेचर बढ़ता है तभी तो ये सब हाबी जाबी ड्रामा हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज आपके किस चीज को प्रमोट कर रहा है? अल्टीमेटली अनफेवरेबल कंडीशन को। ये सब अनफेवरेबल कंडीशन को प्रमोट कर रहा है। अब यही चीज रिवर्स मार दो तो यहां फेवरेबल हो जाएगा। अब यहां पे CO2 कम किया तो O2 ज्यादा, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम, pH ज्यादा, और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताओगे, आर्टरी का pH ज्यादा होता है या वेन का pH ज्यादा होता है? इसी बात पे इसको बता दो। चलो अब बताओ, इसी कंसेप्ट से बता दो। आर्टरी का ज्यादा होगा pH। सोचो ना जरा,
थोड़ा दिमाग लगाओ सब ना। सिस्टमिक की बात हो रही है बाबू, सिस्टमिक की ही बात हो रही है। थोड़ा दिखाएं क्या पीछे डायग्राम, थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाओगे? अब जरा रिलेट करके बताओ मुझे, सोचो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, कब O2 टूट रहा है, कब CO2, थोड़ा सोचो, जोर डालो बेटा। यहां क्या हो रहा था, यहां जब आ रहे थे आप तो यहां कहानी में क्या चल रहा था, O2 अलग हो रहा था ना। तो O2 अगर अलग हो रहा था, CO2 मिल रहा था HB से, तो O2 का अलग होना, CO2 का मिलना बोहर इफेक्ट है, और बोहर इफेक्ट है तो पीएच घटता है, मतलब आर्टरी का पीएच हमेशा कम रहेगा और वेन का पीएच ज्यादा रहेगा। और आज ये वैल्यू जान लो, 7.2 आर्टरी होता है और 7.4 वेन होता है। ये असर्शन रीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स में। और उसमें बताइए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिडिक होता है। अरे कुछ कंसेप्ट रिलेट किए कि नहीं किए बेटा? आपने खुद जवाब दिया, मैंने तो दिया नहीं जवाब। आपको आया कि नहीं आया समझ में? तो यही तो रिलेट होता है बेटा क्वेश्चन में, टफ ये हो जाता है। अब ये बात पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन इसके रिलेटेड बात तो की गई है। एसिडिक बेस तो एनसीईआरटी ने बताया ना, लेकिन ये साफ साफ वर्ड में नहीं बताया कि आर्टरी एसिड है और वो चाहे कम एसिडिक या ज्यादा एसिडिक है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे बेटा? तो लिखो आर्टरी होगा लेस एसिडिक, या आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो लेस एसिडिक होगा, और यहां होगा मोर एसिडिक। यहां मोर एसिडिक क्यों होगा, रीजन समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? क्योंकि यहां पे HB से कौन मिला है, O2 मिल रहा है, और यहां पे HB से कौन मिल रहा है बाबू, CO2 मिल रहा है। तो ये बोहर इफेक्ट को प्रमोट करता है, ये वाला पार्ट बोहर को इफेक्ट को प्रमोट करता है, और ये वाला पार्ट जो है बाबू हाल्डेन इफेक्ट को प्रमोट करता है। ये छोटी सी बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। जल्दी अगर ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, बढ़े चलिए बच्चा। ठीक है, तो ये अच्छा, ये वाला पार्ट पहले कॉपी करो फटाफट से, ये वाला पार्ट कॉपी करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला पार्ट कॉपी करो जल्दी, ये सब कॉपी करते चलो स्पीड में। आज हमारा ये चैप्टर बाइंड हो गया, मतलब हो गया जी, अभी और है। अब तक सारी बातें समझ आ गई उन बच्चों को। बोहर इफेक्ट जो होता है वो किसके करीब ज्यादा होता है, लंग्स के या टिश्यू के? पक्की बात है। और हाल्डेन इफेक्ट, इसको नोट लिख लो भाई, ये नोट लिखो इस बात को, इसको ऐसे मत लिखो, नोट लिखो कहीं पे कोपचे ओपचे में जगह हो तो लिखो इस बात को कि बोहर इफेक्ट टिश्यू के पास होगा और हाल्डेन इफेक्ट जो होगा वो लंग्स के पास होगा। क्या बाबू? बताता हूं, हैम्सबर्गर में अभी जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। कार्बोनेट बाहर, क्लोराइड अंदर, बताता हूं। कर लो आराम से करो। चलो देखो भाई, अब यहां पे अगली बात करते हैं बाबू। तो ये समझ आ गया, ये वाला कहां पे होता है, ये नियर टिश्यू होगा और ये नियर लंग्स होगा। अब एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नहीं है, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको ना। P50 वैल्यू बोलते हैं, P50 वैल्यू। अब ये क्या है, एक चीज देख लो, यहां पे कहीं पे जो है 50% सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का, मतलब 50% CO2 जो है, सॉरी O2 जो है वो हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। वो 50% तभी मिलता है जब हमारे पास प्रेशर क्या हो, 20 से 25 के बीच में हो। मतलब ये काम तभी होता है जब हमारे पास प्रेशर कितना होता है, 20 से 25 mmHg के बीच में होगा, तभी जाके हमारा P50 वैल्यू सैचुरेशन में काउंट होगा। अब ये सर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूं। देखो क्या हुआ, मैंने बोला क्या यहाँ पे बेटा, मैंने ये कहा कि सैचुरेशन 25% है। इसका क्या मतलब है, अभी हीमोग्लोबिन से एक ही ऑक्सीजन आके मिला है। अरे यार, हीमोग्लोबिन के 4 चेन होते हैं बेटा, 1 2 3 4। एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन मिल सकते हैं, 4। तो अगर ये एक O2 मिला तो कितना परसेंट सैचुरेशन हो गया, 25% हो गया। अगर 2 मिला तो 50 हो गया, 3 मिला तो 75 हो गया, और 4 मिला तो 100 हो गया। तो P50 का मतलब क्या है कि 50% ऑक्सीजन कंबाइन हो चुके हैं, किससे, हीमोग्लोबिन से। और वो कब हो चुके हैं, जब प्रेशर कितना था, 20 से 25 के बीच में। एक बार बताओगे, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर पार्शियल प्रेशर 50% कराने के लिए कम हो तो हाल्डेन है कि बोहर है? नहीं समझे, नहीं समझे ना। हाल्डेन अच्छी बात है, बुरी बात, पहले ये बताओ। हमारे लिए अच्छी बात है, और बोहर क्या हमारे लिए थोड़ी बुरी बात है। तो अगर आपका जुगाड़ कम पार्शियल प्रेशर में हो जाए तो अच्छी बात है ना, और ज्यादा पार्शियल प्रेशर की नीड पड़े तो क्या है, बुरी बात है। तो एक बार बताओ,
ऑक्सीजन बाहर में कंबाइन होना नहीं चाहता है, लेकिन तुम करवाना चाहते हो, तो तुम्हें यहां पे P50 की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इस 20-25 से तो ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे हाल्डेन की बात करें तो यहां P50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे नहीं समझे? मतलब यहां पे 50% सैचुरेशन कम प्रेशर में हो जाएगा, और यहां पे 50% करवाने के लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। इस बात का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम बोले कि PO2 और PO2, हां हाल्डेन में ज्यादा होगा या कम होगा? PO2 ज्यादा होगा, क्योंकि हाल्डेन तो O2 को सपोर्ट कर रहा है। तो एग्जाम में बेटा ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये प्यार से समझाया। अगर एग्जाम में P50 करके पूछे तो हाल्डेन में कम होता है, और PO2 करके पूछे हाल्डेन में तो ज्यादा होता है। हालांकि दोनों बात में जमीन आसमान का अंतर है। PO2 का मतलब भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा किसमें है, तो हाल्डेन ऑक्सीजन सपोर्टर है ना, उसमें ज्यादा है। अब P50 का मतलब क्या है कि 50% किसमें जल्दी हो जाएगा, तो इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब कमे में हो जाएगा, और इसमें ज्यादा में। तो नोट में लिख ले भाई किस बात को, कि P50 हाल्डेन में कम होगा और बोहर में ज्यादा होगा, लेकिन PO2 ज्यादा होगा और कम होगा। ये वाली बात लिख लें। और इस वाले पॉइंट को आप हमसे रोज एक एक बार पूछ लिया करना सब, क्योंकि एक बार हमको पता समझ नहीं आया होगा तुम लोग को, लेकिन बार बार हमसे पूछोगे तो क्या तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार पूछोगे मुझसे, लेकिन पूछ लेना सब। चलिए आगे बताएं बच्चा। चलिए देखिए, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास भैया ट्रांसपोर्ट सिखा दो भैया। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में बहुत ड्रामा है। O2 तो सिखाई दिए तुम लोग को, हीमोग्लोबिन से 97% और 3% हमारे प्लाज्मा से। वो तो गधा भी समझ जाता है, उसमें कोई तामझाम है नहीं, सारा तामझाम तो CO2 के अंदर है। तो CO2 में क्या तामझाम है बेटा, देखते हैं। यहां पे कहानी बड़ी पेचीदा है थोड़ा सा। क्या है तो देखो, यहां पे 20 से 25%, या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिख दिया होगा, शायद 23% लिख दिया होगा। वो कहां से होता है, हीमोग्लोबिन से। और बहुत अच्छी बात बोली आपने, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो, अरे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये बात मैंने क्यों लिखी, शायद हर एक बच्चा को क्लियर होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ये कौन से पार्ट से कंबाइन होता है, ग्लोबुलिन पार्ट से। इसलिए ग्लोबुलिन पार्ट बना किससे होता है, अमीनो एसिड से, इसलिए नाम क्या आया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आया। समझ गए मेरी बात? अच्छा 23% तो ये हुआ, बाकी 70% किससे होता है भैया, बाइकार्बोनेट से। किससे बच्चा, बाइकार्बोनेट से होता है। और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, HCO3 का माइनस, और ये बाद में जाके किससे कंबाइन हो जाता है, सोडियम से। तो क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अरे हाँ या ना, समझे नहीं समझे बोलो। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी चीजें कैसे क्या होता है। तीसरा भैया बचा हुआ हमारे पास कितना है, 7%। तो 7% किसमें होता है, डायरेक्टली डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में हो जाता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे जहां पे बच्चों ने गलती किया था, 90% बच्चों ने गलती किया था एग्जाम में। क्वेश्चन था कि बताओ कितना परसेंट प्लाज्मा में, हाँ कितना परसेंट प्लाज्मा में CO2 ट्रांसफर हुआ। अब देखो ये वाली जो बात थी ना, ये भी एक्चुअली कहां हो रही होती है, प्लाज्मा में। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला था कितना परसेंट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। क्वेश्चन अगर बोलता कितना परसेंट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हुआ, तो आंसर क्या दोगे, 70। अगर क्वेश्चन ने खाली पूछ दिया कितना परसेंट प्लाज्मा में हुआ, तो भैया ई भी तो प्लाज्मा है और ई भी प्लाज्मा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, 77%। यही क्वेश्चन 90% बच्चों ने, और शायद अगर आप लोग को भी दिया जाता तो आप लोग भी गलती कर देते अगर आपको नहीं समझाया गया होता ये चीज तो। क्योंकि ये भी किस में हो रहा है भैया, प्लाज्मा में, और ये भी किस में हो रहा है, प्लाज्मा में। और क्वेश्चन का वर्ड क्या था, कितना परसेंट प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है, कौन, CO2। आंसर विल बी 77। अगर क्वेश्चन बोलता कि कितना परसेंट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो 70। कितना परसेंट डायरेक्टली प्लाज्मा में होता है, तो 7। और कितना परसेंट सिर्फ प्लाज्मा में होता है, तो 77। कितना परसेंट आरबीसी में होता है, हालांकि ये बात किसकी, आरबीसी की तो है यार। अभी मत कहना भैया आपने आरबीसी तो लिखा नहीं, हम कैसे मानेंगे। तो गधेड़ो हीमोग्लोबिन होता कहां है, तो ये तो गधा भी समझता होगा आरबीसी की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन हो रही है। अरे बोलो, तो यहां ना लिख रहा हूं तो डरना मत कि भैया आपने लिखा नहीं था हम तो फेल हो जाएंगे ऐसे, तो डरना मत बेटा, ये सब तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलो अब कहानी समझाता हूं मैं आपको, मैकेनिज्म पे लेके आता हूं। देखो बेटा सुनो क्या होता है, ये रहा हमारे पास बॉडी का टिश्यू। थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, थोड़ा सा समझ जाओगे। देखो ये हमारे पास बच्चा है टिश्यू, ठीक है, ये टिश्यू है। अब हम चाहते हैं कि टिश्यू को जो है, टिश्यू के अंदर से क्या निकालना है, हमें CO2 निकालना है। अच्छा आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए
यहां क्या हुआ था, O2 आया था और CO2 निकल के कहां बैठ गया था, शिप पे बैठ गया था, आरबीसी पे जाके बैठा था। तो वो CO2 कैसे आरबीसी में बैठ रहा है ना, वही वो कहानी सिखा रहा है मैं आपको। अरे ऑस्ट्रेलिया में आपका जो शिप पहुंचा है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे CO2 लाद के उस पर भेज रहे हैं, वही सिखा रहे हैं हम आपको। समझे नहीं समझे क्या सिखा रहे हैं? तो ये ट्रांसपोर्टेशन है बाबू, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा कहानी में। तो सबसे पहला कहानी क्या होता है बच्चा, देखिएगा, हमारे पास आरबीसी वाला है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो हीमोग्लोबिन में तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत सही है। अच्छा ये पहले आपको दिखा देते हैं, ये हमारा पूरा वैसे क्या है, आरबीसी है। ये हमारे पास पूरा क्या है अभी, आरबीसी, फिलहाल मैंने मान लिया इसको। देखो अब तो आरबीसी में ये जो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली हो जाता है, ये डायरेक्टली हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर कैसे हुआ, देखो बेटा, हमारे पास पहले से HbO2 था, ठीक है, इससे CO2 आया, O2 को हटा दिया और क्या बन गया फाइनली, HbCO2 बन गया। और इस फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन जो है कहां निकल के आ गया, टिश्यू में रिटर्न आ गया। अरे यही तो हो रहा था, पहले HbO2 था, CO2 गया, डायरेक्टली उसको हटा दिया और खुद कंबाइन हो गया और O2 वहां पे आके जुड़ गया। तो ये काम कितने परसेंट में होता है, 23% में। कितने में हुआ, 23%। अरे बोला ना अभी कि 23% में कैसे होता है, डायरेक्टली आरबीसी के फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ये क्या बना बेसिकली बताओ, ये क्या बन गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नहीं समझे? अभी देखो बाकी 70% की कहानी जरा समझ लो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी 70% की कहानी कैसे चल रही है वो समझेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। बाकी 70% में क्या होगा बेटा, हमारे पास फिर से CO2 निकला यहां से टिश्यू से, और जैसे CO2 आया हमारे पास यहां पे पानी मौजूद था। क्या मौजूद था, आरबीसी से पानी ले लिया इसने, पानी से कंबाइन होते ये भाई साहब बन गए H2CO3। क्या बन गए, H2CO3, हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया हमारे पास। और ये काम करवाने के लिए एंजाइम चाहिए होता हमारे बॉडी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वेरी गुड बच्चा, क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर ये एंजाइम ना हो तो जीवन में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब देखो, अब यहां पे हालांकि एक बार और होता है ये काम, एक बार और काम होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो H2CO3 है ये एक बार और टूटेगा, किसमें, H+ में, और CHCO3 माइनस आयन में टूट जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, I+ का साइन बीच में आ गया। अब ये काम भी कौन कराएगा भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये दोनों ही काम कार्बोनिक एनहाइड्रेज अपना देखता है, ठीक है। अब ये जो HCO3 माइनस है ये क्या होगा, आरबीसी के मेम्ब्रेन से होके निकल जाए, क्योंकि आरबीसी के लिए परमेबिलिटी होती है, किसके लिए, HCO3 के लिए उसकी परमेबिलिटी होती है। अच्छा इसमें क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, CO2। हमें आरबीसी से CO2 को निकालना है ना बेटा, नहीं समझे, हमें तो निकाल के भेजना है, उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये HCO3 बाहर लेके जाएगा, और बाहर इसका वेट करता है कौन, सोडियम। और ये बन के मिलके क्या बना देगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये जाके बाहर अपना CO2 को रिलीज कर देगा और CO2 का ट्रांसफर हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, सोडियम के साथ बैठ के वो चला जाएगा आगे, समझे। और वो CO2 निकालता रहेगा, उस समय मतलब नहीं है। अब देखो इसी चक्कर में क्या हुआ, H+ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बार बार HCO3 तो निकल जा रहा है, H+ तो निकल नहीं रहा है, और H+ लगातार बढ़ता चला जाएगा। अब अगर H+ बढ़ता जा रहा है तो एक टाइम के बाद हमारा आरबीसी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। अरे यार पूरा आरबीसी एसिडिक हो जाएगा बच्चा, तो पूरा आरबीसी खत्म हो जाएगा। तो अब ये हीमोग्लोबिन फिर से, भाई बहुत सारे हीमोग्लोबिन है ना, तो कोई भी हीमोग्लोबिन आएगा O2 के साथ आया, क्योंकि सारे हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड है। तो O2 क्या बोलेगा, हीमोग्लोबिन बोलेगा एक काम कर O2 तू निकल के टिश्यू पास जा। कहां जा, टिश्यू पास। तो पूछेगा O2 तू कहां जा रहा है, यार मैं जा रहा हूं उस H+ के साथ मिल जाने। क्यों, क्योंकि अगर मैं नहीं मिलूंगा तो एसिडिक बन जाएगा, और अगर मैं मिल जाऊंगा हाँ तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा, और मैं उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर लूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा। क्योंकि वो बहुत शरारती है, अगर उसको अकेले छोड़ दूंगा तो बेटा वो पूरे मेरे आरबीसी को खत्म कर देगा, तो तेरा भी अस्तित्व नहीं बचेगा ऑक्सीजन। तू तो वैसे भी कहां जाने वाला है, टिश्यू के पास। तो तू मेरा साथ कब तक रखेगा, तो छोड़ मुझे, तो छोड़ेगा तभी तो मैं जाकर उसको कंट्रोल करूंगा, और वो जाकर उसको कंट्रोल कर लेगा, और ये बन जाएगा, बोलो, हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये कैसा होता है बेटा, ये न्यूट्रलाइज करने का काम कर दिया। अरे बोलो, न्यूट्रलाइज करने का काम किया। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बेटा हीमोग्लोबिन यहां पे किस तरह से काम कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है बेटा। किसकी तरह काम कर रहा है, बफर। क्या होता है बफर, जब कंडीशन एसिडिक हो तो खुद बेस बना के उससे कंबाइन हो जाए, वो बफर। जब कोई बेसिक कंडीशन अगर वहां पे आपने चुल मचा रहा है, तांडव मचा रहा है, तो खुद को एसिडिक बना के कंट्रोल करे, वो बफर। और यहां पे H भी तो वही काम कर रहा है, उस H+ के तांडव को रोक रहा है। तो यहां पे H भी क्या हो गया, एक तरह से बफर की तरह काम कर रहा है। VVIP बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना।
आई बात समझ में? अब देखो बेटा, यह बात समझ में आ गई। अब इसी टाइम पर एक और फिनोमिना हो रहा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हैम्सबर्गर फिनोमिना। क्या हो रहा होगा? देखो, लगातार HCO3 निकलते जा रहा है, तो क्या नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर घट रही है? क्या उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है? तो क्या होता है बेटा, बाहर ना क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसको वापस क्या किया जाता है? इसके माध्यम से अंदर भेजा जाता है, ताकि तू नेगेटिविटी को जाके क्या कर, वहां पे मैनेज कर। क्योंकि लगातार नेगेटिव बाहर आ रहा है और वहां पे पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, तो तू जैसे ही जाएगा मैनेजमेंट सही हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। और इसी को समझाने वाले ताऊ का नाम था हैम्सबर्गर, और इसलिए नाम पड़ गया हैम्सबर्गर फिनोमिना। समझे नहीं समझे मेरी बात को बताओ? बस यही तो था हम समझ मामला, आसान था। और ये कहानी कहां चल रहा होगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ मतलब टिश्यू के पास, अरे नियर टिश्यू। अब एक बात बताओगे बेटा, 100 बात की एक बात, क्या लंग्स के पास जाती है, क्या पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग CO2 को निकाल रहे हैं और वहां वापस जोड़ के उसको भेजेंगे ना, तो जस्ट रिवर्स। उसके लिए पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, जितनी भी कहानी थी ना उसको रिवर्स कर दो। और अभी मैं खरे एक लाइन में समझा भी देता हूं उसको क्या करना आपको। अगर ये बाई चांस पूरी कहानी तुम भूल भी गए ना, तो एक वर्ड लिखवा देता हूं, याद कर रहे हो, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी ये याद करना जरूरी है। अब इसमें याद करने वाली बात, ये वाली बात, हैम्सबर्गर क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट क्यों होता है, दूसरी बात कि बफर की तरह काम कौन करता है, तीसरी बात ये परसेंटेज की वैल्यू याद रखिएगा। ये वाला काम कितने परसेंट में हो रहा होगा बाबू? 70% में। ये वाला बात कितने में हो रहा होगा भैया? 23% में। चौथी बात, कौन सा वो एंजाइम है जो ये काम करवाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पांचवी बात, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो कौन मैनेज कर रहा है? H भी मैनेज कर रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको याद करनी पड़ेगी, और बहुत आसान है बेटा, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, यकीन करो कि बहुत आसान है। शर्ते आपको समझ अगर एक बार में आ गया तो, और मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ भी गया होगा। एक रिएक्शन ही तो था यार इसमें, तो इसको कॉपी करो जल्दी फटाफट। मैं आपको एक स्टेप का रिएक्शन लिखवा देता हूं जल्दी। जो भी तामझाम दिख रहा है ये कौन सा है, बोहर है या हाल्डेन है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है बाबू, बोहर है। क्योंकि तुम देखो ना, बार बार हीमोग्लोबिन को CO2 से मिला रहे हो और O2 तुम अलग कर रहे हो, तो जब भी O2 की जुदाई की बात होगी, जब भी उसकी बेवफाई की बात होगी, हमेशा आगे कौन खड़ा रहेगा? बोहर इफेक्ट। ये हमेशा खड़ा रहेगा बेटा, ऑक्सीजन का दुश्मन है ये बंदा, है ना, बोहर इफेक्ट नाम है इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये बात तो बोहर की हो गई सर। हाल्डेन क्या करेगा बेटा? जस्ट इसके रिवर्सली काम करेगा। तो यहां पे ये बात किसकी हो रही है? HB की और O2 की, वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की? डिसोसिएशन की बात हो रही है। तो एसोसिएशन में उल्टा कर दो सब। यहां पे क्लोराइड क्या हुआ है? बाहर अंदर जा रहा है और कार्बोनेट बाहर आ रहा है। वहां क्या होगा? कार्बोनेट अंदर जाएगा और क्लोराइड बाहर आएगा। अच्छा, मैंने ये आरबीसी के बाहर ये रिएक्शन दिखाया, क्योंकि कहां पे दिखाया ये? अरे आरबीसी के बाहर क्या होता है? तो ये तामझाम हो रहा है कहां? प्लाज्मा। तभी तो बोला 70%। अरे आरबीसी से बाहर हो रहा तो प्लाज्मा में ही तो होगा। और ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये गोल से, ये क्या है? आरबीसी है। और ये बाहर क्या है? प्लाज्मा। तो ये सब काम कहां हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। अब एक बार बताओ, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं इस चीज को, CO2 प्लस H2O रिवर्सिबली, यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो क्या बन जाएगा? अरे बोलो क्या बनेगा? पहले तो H2CO3 बनेगा भैया, फिर रिवर्सिबली क्या बनेगा? बोलो ना, H+ बनेगा और प्लस H3 माइनस बनेगा, और फिर ये जाके अलग से Na से कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaHCO3, जो कि कहां होगा? ये वाला काम कहां होगा? प्लाज्मा में होगा। और ये वाला काम, यहां तक वाला काम कहां होगा? यहां तक आरबीसी में होगा। और इस पे भी कौन सा एंजाइम लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये यहां से यहां तक का जो काम होगा, ये कौन सा होगा? ये हमारे बोहर ताऊ का काम होगा। अरे हाँ या ना बोलो ना। तो ये कौन सा होगा? O2HB का डिसोसिएशन होगा। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि अब तक जो भी पढ़ा है उसका समरी हो गया ये। और अगर इसको यहां कर दो तो ये कौन सा काम हो जाएगा? हाल्डेन हो जाएगा। और अगर हाल्डेन हो जाएगा तो ये O2HB का एसोसिएशन समझाएगा। और अगर ये एसोसिएशन समझाएगा तो ये काम जाहिर सी बात है, पक्की बात है, कहां हो रहा होगा? नियर लंग्स हो रहा होगा। और ये वाला काम कहां हो रहा होगा? नियर टिश्यू हो रहा होगा। अब क्या ईमानदारी बताओ कि अब तक जितना पढ़ा है वो सारी बातें इसमें कवर हो गई है कि नहीं हो गई है? शॉर्ट फॉर्म में हो गई ना? अब आप चाहो पूरा ही भूल जाए, लेकिन इसको कभी मत भूलना। वैसे भूलना कुछ भी मत, गजनी थोड़ी हो, भूल जाओगे, लेकिन इसको याद रखना। नहीं आई बात समझ? पक्की बात है? श्योर हो?
चलो, अब आपका घर पे एक ही काम होगा, सिर्फ जाके एनसीईआरटी को रीड कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे और इसको खत्म कर लोगे, ठीक है। एक पार्ट हमारा रेगुलेशन फिर भी रह जाता है, तो कल उसको कर लेंगे ना, कल उसको फिर अपना फोड़ो को, तो आई थिंक 10 मिनट का काम होगा, बट आज हमारे पास 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है ना। हम लोग वैसे ही 4 मिनट कर्ज में है, तो हमारे पास 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो उसको कल ही करेंगे ना, रेगुलेशन को और डिजीज को भी कर लेंगे, डिसऑर्डर को कल कर लेंगे, ठीक है बाबू। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अब अपना आप लोग डिस्कशन कर लिए जाए। हाँ बिल्कुल, चलो।